हेलो बच्चों। हेलो बेटा, चेक साउंड। साउंड आ रहा है प्रॉपर्ली? जल्दी बताओ बेटा, साउंड प्रॉपर्ली आ रहा है बेटा? ओके। और दिखाई भी मैं आपको प्रॉपर्ली क्लियर दे रहा हूँ। ठीक, बहुत बढ़िया। तो कल जो है मैंने आपको ली चैटलर्स प्रिंसिपल के बारे में बताया था। तो कुछ बातें जो बताई थी ली चैटलर्स प्रिंसिपल के बारे में, गुड इवनिंग बच्चों, वो बात ये थी कि यदि हम कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का बढ़ाएं, यदि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? बताओ जल्दी बताओ। रिएक्टेंट का यदि कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रिएक्शन किस तरफ जाएगी? आगे जाएगी। प्रोडक्ट का बढ़ाएंगे तो कहाँ जाएगी? प्रोडक्ट का बढ़ाएंगे तो कहाँ जाएगी? बैकवर्ड जाएगी। ठीक है। यदि हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन किस दिशा में जाएगी? प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन किस दिशा में जाएगी? जहां पर नंबर ऑफ मोल्स लेस होंगे। प्रेशर घटाएंगे तो किस दिशा में जाएगी? जहां पर नंबर ऑफ मोल्स मोर होंगे। यदि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन किस दिशा में जाएगी? यदि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन किस दिशा में जाएगी? एंडोथर्मिक की दिशा में जाएगी। किस दिशा में जाएगी? एंडोथर्मिक की दिशा में जाएगी रिएक्शन। जो कहा सही कहा। ठीक है बेटा। अच्छा, एक बात और बताओ, यदि मान लो हम कोई सबस्ट्रेट रिएक्शन में मिला रहे हैं, यदि हम कोई सबस्ट्रेट रिएक्शन में मिला रहे हैं और प्रोडक्ट भी वहां पर मौजूद है, ठीक है बेटा, यदि मान लो हम कोई सबस्ट्रेट रिएक्शन में मिला रहे हैं और प्रोडक्ट भी वहां पर मौजूद है और जिसका एक्टिव मास है, किसका? प्रोडक्ट का एक्टिव मास है, प्रोडक्ट का एक्टिव मास है, तो बताओ जिस सबस्ट्रेट को मिलाया गया होगा उसका कंसंट्रेशन मिलाने के पहले के कंसंट्रेशन से ज्यादा होगा या कम होगा? संदेश ने सही कहा, ज्यादा होगा, पहले से ज्यादा होगा कंसंट्रेशन। और जिस रिएक्टेंट को नहीं मिलाया गया उसका कंसंट्रेशन क्या होगा? जिस रिएक्टेंट को नहीं मिलाया गया उसका कम होगा। और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा? और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा? प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन जो होगा वो, हाँ, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा? प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। यदि प्रोडक्ट का एक्टिव मास 1 है, यदि प्रोडक्ट का एक्टिव मास 1 है और रिएक्टेंट आपके पास एक ही है जिसका एक्टिव मास वेरिएबल है, तो बताओ यदि हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो नया प्रेशर जब इक्विलिब्रियम वापस से रीस्टैब्लिश होगा तो क्या होगा? जैसे कि CaCO3, CaCO3 गिव यू CaO प्लस CO2। अब मैंने क्या किया, इसमें प्रेशर मतलब बढ़ा दिया, प्रेशर बढ़ा दिया, तो प्रेशर बढ़ाने के बाद क्या होने वाला है? रिएक्शन कहाँ जाएगी? रिएक्शन कहाँ जाएगी? बैकवर्ड के फॉरवर्ड? मतलब रिएक्शन वापस से PCO2 उतना ही स्टैब्लिश होगा, तो रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी। जैसे कि आपके पास एक वेसल था, यहाँ पर CaCO3 था, काओ बना प्लस CO2 बना, आप इस पे आके बैठ गए, जैसे ही बैठे वैसे ही प्रेशर धार दी से बढ़ा, और प्रेशर धार दी से बढ़ने का मतलब क्या होता है? PCO2 एकदम बढ़ेगा, जैसे ही आप बैठे वैसे ही PCO2 बढ़ेगा, लेकिन K की तो वैल्यू बदलती नहीं है, तो इसका मतलब धीरे धीरे PCO2 कम होगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो चुका है और ये धीरे धीरे कम होगा, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगी और वापस से CO2 मतलब PCO2 वापस से उतना ही आ जाएगा, तो रिएक्शन कहाँ गई? बैकवर्ड गई। ये चमका, ये चमका। एक और सवाल पूछता हूँ, अच्छा ट्रिकी सवाल है, ध्यान से जवाब देना उसका। ठीक है। यदि मान लो मेरे पास रिएक्शन है H2 प्लस I2 गिव्स मी 2HI, करेक्ट है। मैंने मान लो इसका प्रेशर बढ़ाया, रिएक्शन किस दिशा में जाएगी? फॉरवर्ड के बैकवर्ड? मान लो मैंने प्रेशर बढ़ा दिया, इसके ऊपर लाके किसी को बिठा दिया, रिएक्शन किस दिशा में जाएगी? फॉरवर्ड के बैकवर्ड? बेटा डेल्टा Ng की वैल्यू क्या है? ये भी गैस, ये भी गैस और ये भी गैस, डेल्टा Ng क्या है? 0 है। डेल्टा Ng क्या है? 0 है। बोलो हाउ? डेल्टा Ng क्या है? 0 है। अब चूंकि डेल्टा Ng 0 है तो इसका मतलब रिएक्शन ना फॉरवर्ड जाएगी ना बैकवर्ड जाएगी। सो रिएक्शन विल
बल्कि मैं बोलूंगा, देखो इसके दो एस्पेक्ट हैं, मेरी बात को सही से सुनना, आप लोग बहुत ध्यान से सुनना, है ना। नेट रिएक्शन ना फॉरवर्ड जाएगी ना बैकवर्ड जाएगी, लेकिन होने वाला रियलिटी में ये है, रियलिटी में होने वाला ये है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों का रेट एक साथ बढ़ जाएगा। तो नेट रिएक्शन ना फॉरवर्ड जाएगी ना बैकवर्ड जाएगी। तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया, मैं बता रहा हूँ, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया, मैं बता रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, आप बैठ गए तो डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या है, डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 है बेटा। आप बैठ गए तो एक्टिव मास बढ़े, एक्टिव मास बढ़े तो रेट ऑफ फॉरवर्ड भी बढ़ेगा, रेट ऑफ बैकवर्ड भी बढ़ेगा, लेकिन दोनों बराबरी से बढ़ेगा। तुम्हें कुछ आया समझ में कि नहीं आया? तो नेट रिएक्शन ना फॉरवर्ड गई और ना बैकवर्ड गई, जबकि दोनों रिएक्शंस का रेट बढ़ जाएगा। ठीक है ना बेटा, ठीक है ना बेटा? हाँ, रिलेटिवली 0 रहेगा, बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन दो एंगल से आएगा, बहुत ध्यान से सुनना। तुम्हें इजी लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बहुत ट्रिकी ट्रिकी क्वेश्चंस बना बना करके दे रहा हूं, आप ध्यान से सुनो। डेल्टा एन जी की वैल्यू टकलू है, मैंने बोला प्रेशर वाज इंक्रीज्ड, in which direction reaction will move? You will say that reaction moves in neither in forward direction nor in backward direction. ठीक है ना? मतलब reaction will neither move in forward nor in backward, but that means reaction will move, net reaction will not move in neither forward or backward direction. लेकिन dynamics तो चलता रहता है ना, it is a dynamic equilibrium, इट इज अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो कोई आपसे ये पूछ सकता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा, तो आपको बोलना है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ जाएगा। तो वो पूछेगा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा, तो बोला है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ जाएगा, लेकिन नेट रिएक्शन ना आगे जाएगी ना पीछे जाएगी। हाँ, मतलब कैटलिस्ट की तरह कुछ भी बोल, ठीक है ना, लेकिन एग्जैक्टली कैटलिस्ट की तरह समर्थ नहीं होगा, क्योंकि कैटलिस्ट की प्रेजेंस में एक्टिव वो एक्टिवेशन एनर्जी गिरती है, इसकी प्रेजेंस में एक्टिवेशन एनर्जी नहीं गिरेगी, बस कंसंट्रेशन बढ़ेगा या एक्टिव मास बढ़ेगा, किसका, रिएक्टेंट्स का भी और प्रोडक्ट का भी। अब ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया, तो मैं और अच्छा एक क्वेश्चन पूछूं, ठीक है। टू एच आई गिव्स S2 plus I2, if pressure external is increased, मतलब ये किसी फ्लेक्सिबल कंटेनर में है जिसपे प्रेशर इंक्रीज किया जाता है, गुब्बारा टाइप का मानना है। ए प्रेशर एक्सटर्नल इज इंक्रीज्ड, इन विच डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन रिएक्शन विल मूव। नंबर वन। नंबर टू, what will be effect on rate of forward reaction and rate of backward reaction. Number three, what will be new pressure of H2, I2 and HI। अरे सॉरी, वापस आ गया, देख लो। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि इन विच डायरेक्शन द रिएक्शन विल मूव। तो सवाल ये, आंसर ये है, सिंस डेल्टा एन जी बराबर 0, देयरफॉर नो नेट मूवमेंट either in forward or backward direction। ठीक है। नंबर टू, सबसे पहले बताओ, इसके बाद ये क्वेश्चन आना चाहिए था कायदे से, ये दूसरा और ये तीसरा क्वेश्चन होना चाहिए। तो इसको कर देता हूं दूसरा और इसको कर देता हूं तीसरा क्वेश्चन। सो सेकंड क्वेश्चन का आंसर फिर देंगे। बताओ बेटा, S2I2 और HI के प्रेशर पे क्या फर्क पड़ेगा? रिएक्शन अब फॉरवर्ड गई ना बैकवर्ड गई, वो पहले की तुलना में इनके प्रेशर पे क्या फर्क पड़ेगा?
सेम रहेगा या इंक्रीज होगा? सेम रहेगा, इंक्रीज होगा? इफ मान लो गुब्बारे का वॉल्यूम को आधा कर दिया, जो गुब्बारे का पहले वॉल्यूम था उससे आधा वॉल्यूम कर दिया गया, तो क्या फर्क पड़ेगा रेट उनके प्रेशर पर? सुनो, कॉमन सेंस थोड़ा इस्तेमाल करो। सबका प्रेशर डबल हो जाएगा, सबका प्रेशर डबल हो जाएगा, क्योंकि रिएक्शन ना फॉरवर्ड गई ना बैकवर्ड गई, लेकिन वॉल्यूम तो आधा हो गया, तो प्रेशर तो सबका ही डबल हो जाएगा। आना बोलना पड़ेगा, आना बोलना पड़ेगा। नहीं, रिपीट करना नहीं है, तुम खुद का दिमाग लगाओ, रिपीट करने से कुछ नहीं होगा, खुद का दिमाग लगाओ। क्या बोल रहा हूँ? ना रिएक्शन फॉरवर्ड गई ना रिएक्शन बैकवर्ड गई, जबकि वॉल्यूम आधा हो गया। तो गैसेस, यदि वॉल्यूम आधा हुआ है तो टेम्परेचर बदला नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर बदलेगा वो तो देगा। पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी होता है, मतलब वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो वॉल्यूम आधा हुआ तो प्रेशर क्या होगा? डबल हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, सॉरी, वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो क्या होगा? जब वॉल्यूम आधा होगा तो प्रेशर डबल हो जाएगा, क्योंकि एनआरटी तो कांस्टेंट है ना। अरे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कांस्टेंट है, ना रिएक्शन फॉरवर्ड की ना बैकवर्ड की, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कांस्टेंट है। आर कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट है, तो मतलब पीवी कांस्टेंट है। पीवी कांस्टेंट है लेकिन वॉल्यूम तुमने आधा किया है, तो प्रेशर डबल करना पड़ेगा, तभी तो पीवी कांस्टेंट हुआ। आना बोलना पड़ेगा यार। आया कि नहीं आया? आया, कंसेप्ट आया समझ में? दैट इज इट। प्रेशर फॉर ऑल विल इंक्रीज, सबके लिए प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, सबके लिए प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। बोलो, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बात तो समझनी पड़ेगी, काम की बात है। अब आई लास्ट चीज, लास्ट चीज ये वाला आंसर। अच्छा, ये सेकंड वाला आंसर, प्रेशर विल इंक्रीज फॉर ऑल। अब थर्ड वाला आंसर, थर्ड वाला, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन? क्या होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर होता है के एफ, जिसे कहते हैं रेट कांस्टेंट, इनटू एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट। और यहाँ एक्टिव मास क्या है? पीएचआई है मेरे भाई। और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या है बेटा? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होगा के बी इनटू एक्टिव मासेस ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज H2, PH2 और PI2 की पावर 1 की पावर 1। तुम्हें पता है कि पार्शियल प्रेशर डबल हो गया है, यदि वॉल्यूम आधा किया है तो ऑब्वियस सी बात है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ गया और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन भी बढ़ गया है, लेकिन नेट रिएक्शन ना फॉरवर्ड गई ना बैकवर्ड गई, क्योंकि दोनों का ही रेट बढ़ा। अब एक बच्चे ने पूछा था क्या ये कैटलिस्ट की तरह है? तो ये कैटलिस्ट की तरह फॉरवर्ड बैकवर्ड बढ़ा है, लेकिन एग्जैक्टली कैटलिस्ट की तरह नहीं है, क्योंकि कैटलिस्ट में एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है, यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी सेम रही है, सिर्फ ये एक्टिव मास बढ़ने से रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ गया है। ठोपो, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन। कोई भी बच्चा किसी भी दिन गलती कर सकता है, क्वेश्चन के अंदर अलग अलग एंगल से क्वेश्चन को मैंने दिया है, समझ रहे हैं? अब और अच्छा क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है? और अच्छा क्वेश्चन कराओ, और अच्छा क्वेश्चन कराता हूँ, मिटा दूं इसको बेटा, उसके बाद फिजिकल इक्विलिब्रियम पढ़ाऊंगा। आज चैप्टर खत्म हो जाएगा, ऑलमोस्ट खत्म हो ही जाना चाहिए, मतलब बचा भी तो 10 मिनट का बचेगा। आयनिक इक्विलिब्रियम नेक्स्ट क्लास में चालू होगा, ठीक है? आयनिक इक्विलिब्रियम आ जाएगा, सही है। नॉर्मली मैंने देखा आयनिक इक्विलिब्रियम हम दिवाली पे पढ़ा रहे होते थे, और अब तो क्या है, दिवाली तो अभी बहुत दूर की बात हुई, तो रक्षाबंधन चल रहा है। दिवाली के थोड़े पहले तक आयनिक चल रहा होता था, मैंने देखा। पर वो कुछ पीछे के फेजेस में भी ऐसा रहता था। तुम लोग तो शुरू से ही आ गए थे ना, बिल्कुल। चलो भाई, तो अब ठीक है, फेज 2 में थे, ओके। अब अपन एक और अच्छा क्वेश्चन कराते हैं। मान ले बेटा मेरे पास NaNO3 है जो कि सॉलिड है,
और ये टूटा NaNO2 जो कि अगेन सॉलिड है प्लस हाफ O2 जो कि गैस है। ठीक बेटा, कंटेनर में रख देते, ठीक है बेटा। 2 और ये इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश था। Above system O2 was added when system was at equilibrium. When system was at equilibrium, जब सिस्टम इक्विलिब्रियम पर था। ठीक है बेटा। What will be value of number 1 PO2 when equilibrium is re-established? क्योंकि इक्विलिब्रियम तो डिस्टर्ब हो जाएगा। अब ये मैंने क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, क्योंकि मैं समझ गया हूँ कि इतना आपको आ गया होगा। जब मैंने PO2 में मतलब O2 मिलाया तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी ये तो सबको पता होगा ना। बोले बेटा, बोले बेटा, O2 मिलाया तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी ना, पीछे जाएगी ना, है ना। सो PO2 व्हेन इक्विलिब्रियम इज रीएस्टैब्लिश्ड, PO2 मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, जब वापस से एक बार इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा। जैसे ही आप इसमें O2 मिलाओगे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, रिएक्शन से आवाज आएगी, हे मानव तूने O2 मिलाया है, अब मैं इसको खत्म कर दूंगी, जिससे कि वापस से इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो, तो पीछे की दिशा में जाएगी, है ना। इसको कंज्यूम करेगी और इक्विलिब्रियम को वापस से रीएस्टैब्लिश करेगी। आपने इस तरफ की एनर्जी बढ़ाई, उस तरफ की एनर्जी को डिक्रीज कैसे करेगा? पीछे जाकर करेगा। बहुत डिस्कशन हो गया इस पे ना। सो PO2 व्हेन इक्विलिब्रियम इज रीएस्टैब्लिश्ड, नया PO2 क्या होगा? जब इक्विलिब्रियम रीएस्टैब्लिश होगा। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, concentration of NaNO2 when equilibrium is re-established. 3. Concentration of NaNO3 when equilibrium is re-established. Number 4. Mass of NaNO2 when equilibrium is re-established. And number 5. Mass of NaNO3 when equilibrium is re-established. पहला सवाल पे चलते हैं कि PO2 पे क्या फर्क पड़ेगा। PO2 पे क्या फर्क पड़ेगा पहले की तुलना में? पहले इक्विलिब्रियम था बेटा, पहले इक्विलिब्रियम था तो कुछ पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 रहा होगा, फिर तुमने बाहर से ऑक्सीजन मिलाया। अच्छा, इसमें एक और कैटेगरी का सवाल हो सकता था, वही हो सकता था व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ PO2 जस्ट आफ्टर O2 इज एडेड। समझ रहे हो आप मेरी बात को? ये भी क्वेश्चन क्रिएट कर देता हूं यहाँ पे 6। व्हाट विल बी PO2 just after O2 was added। जैसे ही आप O2 ऐड करोगे PO2 क्या होगा? मेरे आंसर का जवाब दो, मेरे आंसर का जवाब दो। पहला आंसर, पहले क्वेश्चन का जवाब दो, बाकी मैं कुछ नहीं सुन रहा हूं आपकी बातों को, ठीक है ना। What will be the PO2 just after O2 was added? PO2 क्या होगा just after O2 was added? just after O2 was added भाई बढ़ जाएगा ना। उमर कैसी बात कर रहा है यार, तूने O2 ऐड किया है तो जैसे ही ऐड करेगा वैसे ही तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 बढ़ेगा ना यार। अभी भी तो ऐड किया ना तूने ऑक्सीजन, उसके बाद घटना चालू होगा, लेकिन वो बोल रहा है जस्ट आफ्टर इट वाज एडेड। यार भाषा तो समझो मेरे भाई। उमर आया समझ में? जस्ट आफ्टर O2 वाज एडेड, जैसे ही O2 ऐड किया PO2 विल इंक्रीज, PO2 विल इंक्रीज। ठीक, इसके बाद रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में भागेगी। बोलो बेटा, इसके बाद रिएक्शन जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में भागेगी। जल्दी बोलो यार, भागेगी ना। तो वो जो बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन भागेगी वो कैसे भागेगी? इसका प्रेशर को कम करेगी कुछ कुछ। अच्छा, तो अब ये सवाल का जवाब बताना है कि व्हाट विल बी द न्यू PO2 व्हेन इक्विलिब्रियम इज रीएस्टैब्लिश्ड, इंक्रीज और डिक्रीज और इट विल रिमेन अनचेंज्ड। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से जवाब दो, ध्यान से जवाब दो। अच्छा क्वेश्चन, 3-4 बच्चों का आंसर अब तक सही भी है।
3-4 बच्चों का आंसर अब तक सही भी है। अब सुनो, बहुत सरल है। आपको पता है केपी बराबर कितना है? यहाँ पर जल्दी बताओ केपी बराबर कितना है? जल्दी बताओ केपी बराबर कितना है? क्या केपी बराबर यहाँ पर PO2 की पावर हाफ है? हाँ ना बोलना पड़ेगा यार। क्या केपी बराबर PO2 की पावर हाफ है? क्योंकि इसका एक्टिव मास 1 है, इसका एक्टिव मास 1 है, तो सिर्फ इसी पे डिपेंड करेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 की पावर हाफ है। ठीक है बेटा। क्या रिएक्शन में O2 के मिलाने से K की वैल्यू चेंज होगी? रिएक्शन में O2 के मिलाने से क्या K की वैल्यू चेंज होगी? नहीं होगी। इसका मतलब जब वापस से इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा तो PO2 की वैल्यू सेम रहनी पड़ेगी। यदि सेम नहीं रही तो बदल जाएगा K, और K तो बदला नहीं। इसका मतलब ये हुआ PO2 when equilibrium is established same as before। क्लियर है बेटा? अब कंसंट्रेशन ऑफ NaNO2 when equilibrium is re-established, मतलब रिएक्शन बैकवर्ड गई, तो कंसंट्रेशन NaNO2 पे क्या फर्क पड़ेगा? NaNO2 के कंसंट्रेशन पे क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि रिएक्शन तो बैकवर्ड जा रही है, तो NaNO2 का कंसंट्रेशन पे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो सॉलिड है मालिक, सॉलिड का कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता है। कैसी बात कर रहे हैं आप? यदि तेरे बर्थडे का केक मैं आधा खा जाऊं या उसमें थोड़ा सा वही वाला केक लाके मिला दूं, तो क्या उसकी डेंसिटी बदल जाएगी? डेंसिटी सॉलिड की बदलेगी क्या? नहीं बदलेगी ना। तो एक्टिव मास रिमेन्स द सेम, इट डज नॉट चेंज, नो फर्क। सो कंसंट्रेशन ऑफ NaNO2 इज सेम। अब इसका जवाब दे दो बेटा, व्हाट विल द कंसंट्रेशन ऑफ NaNO3? अब सब सही दे रहे हैं, इट इज अगेन सेम, इट इज अगेन सेम। What will be the effect on mass of NaNO2? It is not active mass, it is mass, not active mass, it is mass. What will the effect on the mass of NaNO2? भाई मैं तेरे बर्थडे का आधा केक खा जाऊं तो केक का मास बढ़ेगा घटेगा कि सेम रहेगा? मैं तेरे बर्थडे का आधा केक खा जाऊं तो मास बढ़ेगा घटेगा कि सेम रहेगा? घटेगा ना मेरे भाई। कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगा लेकिन मास तो चेंज होगा ना। कॉमन सेंस, कॉमन सेंस, कॉमन सेंस। रिएक्शन बैकवर्ड जा रही है, कंसंट्रेशन नहीं बदलेगा लेकिन मास तो बदलेगा ना, NaNO2 का मास कम हो जाएगा। सो द मास ऑफ NaNO2 विल डिक्रीज। बोलो चमका। व्हाट विल द अफेक्ट ऑन मास ऑफ NaNO3? व्हाट विल द अफेक्ट ऑन द मास ऑफ इट विल इंक्रीज सर्टेनली, सो इट शुड इंक्रीज। आई सपोज दैट मैं आपको कुछ बातें समझा पाया हूं और आप कुछ अच्छी अच्छी बातें सीख पाए होंगे। ठीक है, तो फटाफट झटापट और फिर अगली बात पढ़ते हैं। हो गया बेटा? डन। सोचो आगे की बात, सोचो, बहुत सारी बातें। इसके उपरांत आज ये कंप्लीट कर लेना चाहिए आपको। अब हो गया है, मतलब ऑलमोस्ट चैप्टर हो गया है। बस कुछ ट्रिकी बातें बची हुई हैं, जैसे वेपर डेंसिटी बचा हुआ है और कुछ ट्रिकी चीजें हैं, सवाल करने का तरीका कुछ ये, और उसके बाद आपसे ये सब चीजें बननी चाहिए। ठीक है ना? तुम में से बच्चों ने कर लिया है क्या क्वेश्चन सॉल्व? 49 तक हो गए हैं क्या क्वेश्चन सॉल्व? किसी के भी करें 49 तक करें सॉल्व? अच्छा, बहुत खुशी की बात है। तो जिन्होंने करे हैं उनको बने हैं क्वेश्चन, जिन्होंने करे उनको बने हैं क्वेश्चन। डाउट, कुछ तो डाउट होंगे बेटा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है ना? अब मान लो किसी से कम बना है क्वेश्चन, है ना, तो आपको पूरा सोल्यूशन दिया हुआ है ना? जैसे 49 में से आपको 5 डाउट आए तो ये बड़ी बात नहीं है ना, ये छोटी बात है। दिया जैसे दिया से कम बने
तो अपन को क्या करना चाहिए, सोल्यूशन दिया है ना बेटा आपको, सोल्यूशन दिया है, सोल्यूशन दिया, इसका वन शॉट ऑलरेडी बेटा है अपलोडेड, इसका 3 घंटे का लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है। ठीक है ना। क्लियर बेटा। हाँ, अभी वो बनेगा, केमिकल बॉन्डिंग का वन शॉट बाद में बनाएंगे, जैसे जैसे टेस्ट नजदीक आएगा वैसे बनाएंगे, ठीक है ना। पर मेहनत करते रहो, चैप्टर में मेहनत करते रहो, फिर डाउट क्लास ले लेंगे तो अपने आप सब खत्म हो जाएंगे डाउट, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। लेकिन पहले खुद भी मेहनत करो, यदि आपको सचमुच सीखना है ना तो पहले खुद मेहनत करो, फिर मैं आपको डाउट्स बताऊंगा इसके, और जब मैं डाउट्स बताऊंगा तो सब सॉल्व हो जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। 49 क्वेश्चन आपने यदि कर लिए होते, कल कल रात को अपन डाउट डिस्कस कर सकते हैं, कहां तक, 49 तक या उसके आगे तक भी कर सकते हैं यदि आप बोलें तो, आज भी कर सकते हैं, मेरे को आज भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादातर बच्चों ने सॉल्व ही नहीं किया होगा, समझ रहे हो बात को। कल 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 कर लेंगे, कल कर लेंगे, ज्यादातर बच्चों ने नहीं किया, मेरे को पता है सॉल्व, तो आप सॉल्व कर लो, उसके बाद अपन उसको जो है डिस्कस करेंगे, वरना वो डिस्कशन को कोई मतलब नहीं निकलेगा। और इसके डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चैप्टर में सवाल भी है, वो पुराने चैप्टर की तरह नहीं है जहां पे आप सिर्फ थ्योरी देख करके आपका बन जाए, सवाल भी है। तो आपको क्या करना है, आपको मतलब थोड़ा सा इसको मेहनत करनी पड़ेगी, फिर जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको तुरंत आ जाएगा, आप लोग हाँ यार ये तो बहुत ही आसान है, सर ने बताया तो था, बस मेरा दिमाग चल नहीं रहा था। और तब तक आपको अच्छा काम करना है तो सुनो, मैं आपको बताता हूँ, आपको मैंने पूरा सोल्यूशन दे दिया, आपसे जो नहीं बने ना उसका सोल्यूशन देखो, उसके बाद बंद कर दो और फिर खुद बनाओ, फिर देखो, फिर हम डाउट डिस्कस करेंगे तो आपका एकदम कंसेप्ट खुल जाएगा, आता उसी को जो मेहनत करता है, बाकी तो सब बेकार है। हाँ, सैटरडे को डाउट क्लास हो तो अच्छी बात है, अभी तो अपन आधे आधे घंटे की डाउट क्लास लेते हैं, हर चीज में अड़ंगर मत मारा करो यार। चलो आगे बढ़ते हैं, सैटरडे को भी ले लेंगे, आधे आधे घंटे की तो डाउट क्लास होती है बस। चलो अब मैं आपको बताता हूं एक टर्म जिसे बोलते हैं हम फिजिकल इक्विलिब्रियम, फिजिकल इक्विलिब्रियम, बहुत ही सरल है, बहुत ही ज्यादा सरल है, फिजिकल इक्विलिब्रियम। अब इसमें 3-4 एग्जाम्पल हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। पहला एग्जाम्पल है फिजिकल इक्विलिब्रियम में आइस वाटर सिस्टम, आइस वाटर सिस्टम, ठीक है ना। अब तुम बताओ यार, प्रेशर और टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ेगा इस पे, तुम खुद ही सोचो, प्रेशर और टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ेगा इस पर, बहुत ही सरल है, एक बात आप बोलो बेटा, जैसे कि ये आइस है, करेक्ट है बेटा, ये आइस है, मान लो ये आइस है, ठीक है ना, इस पे मैं किसी को बैठा देता हूँ, किसको बैठा दूं मैं इसको, कोई भी, खुशी को बैठना है इस पे, खुशी आकर के बेहतरीन इस पे आनंद ले रही है बैठ करके, खुशी आकर के इधर आइस पर बैठ गई बेटा, तुम्हें क्या लगता है आइस पिघल जाएगी, तुम्हें क्या लगता है आइस पिघल जाएगी कि नहीं पिघलेगी, नहीं पिघलेगी, अरे कैसी बात कर रहे हो यार, ये तुम आइस पे बैठ जाओगे तो आइस पिघल जाएगी यार, तुम्हारी बॉडी से टेम्परेचर आइस के अंदर ट्रांसफर होगा ना, टेम्परेचर फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बोलो 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 बोलो, चाहे कायरा बैठे तो भी तो आइस टूट जाएगी, वो तो अभी थोड़ी मतलब हो गई है, क्या कहते हो, सही है कि नहीं। तो द थिंग इज दैट आइस पिघल जाएगी, तो आपने यहां से एक बात समझ ली, सुनो मेरे भाई, प्रेशर बढ़ाने पर देखो, वैसे तो लॉजिक है, यदि आप प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ेगा जल्दी बताओ, ऑन इंक्रीज ऑफ प्रेशर वॉल्यूम विल डिक्रीज, इफ प्रेशर इज इंक्रीज वॉल्यूम डिक्रीजेस, जल्दी बोलो बेटा, यदि प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा, आना बोलना पड़ेगा बेटा, यदि प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, करेक्ट है बेटा, करेक्ट है बेटा। तो वॉल्यूम किसका कम होता है, वाटर का कि आइस का, वॉल्यूम किसका कम होता है, वाटर का कि आइस का, वॉल्यूम कम होता है वाटर का, आइस का वॉल्यूम ज्यादा होता है, तो प्रेशर बढ़ाने पे रिएक्शन कहां की तरफ जाएगी, वॉल्यूम कम होगा मतलब वाटर विल बी फॉर्म, वॉल्यूम डिक्रीजेस, देयरफॉर वाटर इज फॉर्म्ड, इसका वॉल्यूम कम होता है, पहला कंसेप्ट आ गया समझ में। अब दूसरा सोचो,
एक बात बताओ, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, आइस पिघलेगी कि आइस जमेगी? आइस विल मेल्ट, क्योंकि मेल्टिंग ऑफ आइस इज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस, और एंडोथर्मिक प्रोसेस फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है टेम्परेचर बढ़ाने पर। आइस विल मेल्ट, देयरफॉर इक्विलिब्रियम, therefore ice can be melted by increase of pressure and increase of temperature. So the reaction moves in forward direction by increase of pressure and temperature. क्या सबको concept clear है बेटा? आइस वाटर का इक्विलिब्रियम सबको समझ में आ गया? ये इक्विलिब्रियम राइट की तरफ चला जाएगा यदि आप प्रेशर को बढ़ाओगे और टेम्परेचर को भी बढ़ाओगे। प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ाने पर आइस से वाटर बनेगा। ये वाला एग्जाम्पल तुम भूलोगे नहीं, तुम याद रखना। खुशी जो है आइस के ऊपर बैठ गई थी और पूरी आइस पिघल गई थी, प्रेशर भी बढ़ा था आइस का और टेम्परेचर भी बढ़ा था, खेला खत्म बाबू, ठीक, पहला हो गया। दूसरा फिजिकल इक्विलिब्रियम, दूसरा वाला लेते हैं। दूसरे वाले में है वाटर वेपर, H2O लिक्विड है मेरे पास और मैं H2O गैस बना रहा हूं। तुम ही बताओ बेटा, इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड, यदि प्रेशर इंक्रीज किया गया, वॉल्यूम विल डिक्रीज, आना बोलना पड़ेगा, वॉल्यूम विल डिक्रीज। तो रिएक्शन किस दिशा में जाएगी, फॉरवर्ड के बैकवर्ड? फॉरवर्ड के बैकवर्ड। वॉल्यूम किसका कम है, वाटर का कि वाटर गैस का? बैकवर्ड जाएगी ना बेटा, लिक्विड का वॉल्यूम कम होता है, गैस का वॉल्यूम ज्यादा होता है, कॉमन सेंस की बात है ना। सो प्रेशर इज इंक्रीज, वॉल्यूम विल डिक्रीज, देयरफॉर H2O liquid is formed, करेक्ट है बेटा। इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज, यदि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा बेटा, H2O गैस बनेगा कि H2O लिक्विड बनेगा? H2O गैस बनेगा कि H2O लिक्विड बनेगा? H2O गैस बनेगा। सो H2O गैस इज फॉर्म्ड। तो रिएक्शन कहां जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन। मतलब H2O लिक्विड से गैस बनाना इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। इसका जो डेल्टा H होता है बेटा वो पॉजिटिव होता है, इसका भी जो डेल्टा H होता है वो पॉजिटिव होता है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ाने पे फॉरवर्ड जाती है, ये भी टेम्परेचर बढ़ाने पे कहां जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी। बोलो हो, क्लियर है बेटा इतनी बात? क्लियर है बच्चों इतनी बात? ओके डन। अब आया तीसरा इक्विलिब्रियम, और तीसरा इक्विलिब्रियम है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, करेक्ट है। जैसे कि बेटा हमने कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में मिला दिया, पानी लिक्विड है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है ना। इसके अंदर हमने मिलाया और यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन बन गया। आप मुझे बताओ प्रेशर बढ़ाने पर क्या होता है, वॉल्यूम गिरता है। प्रेशर बढ़ाने पर क्या होता है, वॉल्यूम गिरता है। तो वॉल्यूम कैसे गिरेगा, कार्बन डाइऑक्साइड के पानी में घुलने से गिरेगा। बोले बेटा, इसलिए अपन जब पेप्सी वगैरह देखते हैं ना तो उसमें इंक्रीज प्रेशर में गैस को अंदर बंद रखते, ढक्कन खोलते तो एकदम गैस बाहर निकलती है। शैंपेन की बोतल आप लोग याद, शैंपेन वो ढक्कन खोलते एकदम पूरा शैंपेन बाहर आ जाता है, क्योंकि अंदर प्रेशर से गैस भरी होती है। तो गैस जब बाहर आती है तो अपने साथ लिक्विड भी ले आती है, क्योंकि वो उसको डिस्प्लेस करेगी ऑब्वियसली। वो तो अंदर प्रेशर से भरी हुई है, जैसे ही आपने हटाया पक से गैस बाहर निकलेगी, तो जो भी लिक्विड ऊपर होगा उसको भी बाहर ले आएगी और वो ऐसे करके पूरा फब्बारा टाइप का छूट जाता है। याद है बेटा सब लोगों को? तो प्रेशर इंक्रीज करने पे गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है, और प्रेशर डिक्रीज करने पे गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो जैसे ही ढक्कन खोला प्रेशर डिक्रीज हो गया। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इंक्रीज बाय इंक्रीज ऑफ प्रेशर। और जनरली गैसेस की सॉल्युबिलिटी जो होती है बेटा वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, ठीक है। गैसेस की सॉल्युबिलिटी जो होती है एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो आप खुद ही सोचो, यदि मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, जल्दी बोलो बेटा, यदि मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो गैस की सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी कि ज्यादा हो जाएगी, जल्दी बताओ बेटा। यदि मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो गैस की सॉल्युबिलिटी, मतलब आप सोचो आप पेप्सी को गर्म कर दो, पेप्सी को गर्म कर दो
तो क्या होगा, उसमें झन्नाटा रहेगा कि चली जाएगी, जो गैस है उसके अंदर से डिक्रीज हो जाएगी ना गैस, उससे गैस की मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और वो अपने बॉन्ड लिक्विड के साथ तोड़ करके चले जाएंगे, सो द सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज। तो यहां हम बोलेंगे इंक्रीज बाय इंक्रीज ऑफ प्रेशर एंड डिक्रीज बाय इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। क्लियर है बेटा? ये 3 इक्विलिब्रियम हो गए, सरल एकदम, सिंपल एकदम, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। अब एक चीज और मैं आपको पढ़ाऊंगा, वो है एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। अब बेटा आपको एक बैलेंस बहुत ज्यादा बनाना है, और वो बैलेंस है कि करंट क्लास को रिवाइज करते हुए बहुत अच्छे से टेस्ट की तैयारी करनी है, और इस बैलेंस में ही सबका गड़बड़ घोटाला होता है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो मैं जानता हूं इस बात को कि आप केमिकल इक्विलिब्रियम का रिवीजन बहुत अच्छे से नहीं करते। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सही बोल रहा हूँ। वो मेरे को उससे भी समझ में आ जाता है कितने बच्चों ने रिवीजन अच्छे से किया है। समझ रहे हो मेरी बात को? आप पूरी ईमानदारी से उसका रिवीजन करो, पूरी ईमानदारी से रिवीजन को करो, तो ही भला होगा, वरना आपको पता है चैप्टर वीक हो जाएंगे। सब नए चैप्टर हैं आपके जीवन में, कुछ भी पुराना नहीं है, रोज नई नई बातें आ जाती हैं, रोज नई नई बातें आ जाती हैं, तो हमें मेहनत भी अपनी बढ़ानी पड़ेगी, है ना। नीचे क्या लिखा है सर? नीचे लिखा है इंक्रीज बाय इंक्रीज ऑफ प्रेशर, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इंक्रीज बाय इंक्रीज ऑफ प्रेशर एंड डिक्रीज बाय इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, एंड डिक्रीज बाय इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है बेटा, तो हमें अपने मेहनत के लेवल को, एंथुजियाज्म के लेवल को बढ़ाए रखना पड़ेगा। यदि इन 3 चैप्टर्स पे आप निकल गए, आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स, है ना, गैसियस स्टेट भी एक चैप्टर है, उससे आपके फिजिक्स का भी बहुत मजबूती मिलेगी आपको उन चैप्टर से, तो आप ये मान के चलो बेटा कि आपका भला हो गया बस। मतलब आपका केमिस्ट्री का डिफिकल्ट पार्ट खत्म हो जाएगा, केमिस्ट्री सब्जेक्ट का डिफिकल्ट पार्ट खत्म हो जाएगा, सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिर बचेगी। और इनऑर्गेनिक का बहुत बड़ा पोर्शन आपका खत्म हो गया बेटा 11th का, इनऑर्गेनिक का। फिजिकल केमिस्ट्री का अच्छा सॉलिड बढ़िया पोर्शन भी बचा हुआ है। आयनिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स और गैसियस स्टेट, तीनों चैप्टर बेहतरीन चैप्टर है, ठीक है ना बेटा। तो आपको अपना फिजिकल में मेहनत का लेवल बढ़ाए रखना है, लपक के हाई, ठीक है ना। और इस साल ऑर्गेनिक इतनी डिफिकल्ट आती नहीं है, ऑर्गेनिक डिफिकल्ट आती है नेक्स्ट ईयर, इस साल रिलेटिवली सिंपल सिंपल लिटिल स्टार आएगी। तो इस साल जो आपकी मेन प्रॉब्लम है, जिन चैप्टर्स में आपको अपना दिमाग धड़ाधड़ लगाना है, वो चैप्टर यही वाले हैं जो अब चल रहे हैं। और प्लीज केमिकल वीक हुआ ना तो आयनिक अपने आप वीक हो जाएगा। आयनिक डबल डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू केमिकल। थर्मोडायनेमिक्स और इनफैक्ट आसान भी है, यदि थोड़ा आसानी से पढ़ा दो तो। पर आप लोगों ने एग्री किया था इस बात को कि आपको फर्जी तरीके से नहीं पढ़ना है। है ना बेटा? यू एग्री टू दैट? आपको फर्जी वाला नहीं फैलाना है, अच्छा पढ़ना है, भले डिफिकल्टी लगे लेकिन पढ़ना अच्छा है, और उसके बाद क्वेश्चंस बनाने, ठीक है ना बेटा। बहुत सारी चीजें हैं जिनमें आसानी की जा सकती है, लेकिन मैं नहीं करता कोशिश। अभी तक आप सोचो, मैंने आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराया केमिकल इक्विलिब्रियम में, मैंने सिर्फ आपको थ्योरी 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 पढ़ाई अभी तक केमिकल इक्विलिब्रियम में। मैं नहीं कर सकता था इस बात को क्या, कि एक टॉपिक पढ़ाता फिर उसको क्वेश्चन कराता, फिर टॉपिक पढ़ाता फिर क्वेश्चन कराता, आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आती। लेकिन आप अपना दिमाग कब लगाओगे, एक बात सोचो यार। हाँ, आप अपना दिमाग कब लगाओगे, ये बात सोचो। पहले खुद ट्राई करो, फिर मैं आपकी मदद करूंगा, तभी आप सब्जेक्ट को सीखोगे, विश्वास करो। टीचर के पढ़ाने के बाद कोई समस्या आ ही नहीं रही है, ये बहुत बड़ी समस्या है मेरे हिसाब से। इसका मतलब टीचर ने आपको कुछ तो गड़बड़ किया है, आपका दिमाग लगाने का उसने आपको मौका नहीं दिया, या आपको आसान आसान पढ़ा दिया है, या आपको ऐसा किया है कि जितने सवाल दिए हैं मॉड्यूल के अंदर उन सवालों को सबको इनडायरेक्टली डायरेक्टली करवा दिया। अब यार ये तो क्राइम है ना।
तुम्हारा तो दिमाग लगा ही नहीं ना, ठीक है ना। अब देखो, अब हृदय जैन का एक सवाल है, उसका जवाब दे दो। शायद वो ये पूछ रहा है सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी इन वाटर पूछ रहा है हृदय, जहां तक मेरा ख्याल है। हृदय यही पूछ रहे हो ना, सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी इन वाटर, उस पर क्या फर्क पड़ेगा टेम्परेचर का? वो बेटा डिपेंड इस बात पे करता है कि उस पर्टिकुलर सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है। मोस्टली एक्सोथर्मिक होती है, लेकिन कई केसेस में एंडोथर्मिक भी होती है। जैसे कि जैसे कि हम बात करें नमक की सॉल्युबिलिटी पानी के अंदर, नमक की सॉल्युबिलिटी पानी के अंदर जो होती है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। इसलिए आज आप अपने घर में नमक लो और पानी में घोलो और घोलते जाओ और नमक और नमक और नमक और नमक मिलाओ। एक समय वो आएगा जबकि नमक मिलना पानी के अंदर बंद हो जाएगा, उसके बाद आप पानी को गर्म कर देना, नमक और ज्यादा मिल जाएगा। इसका एक और एग्जाम्पल बताता हूं आपको, बहुत बढ़िया वाला। आपको याद है शुगर जब अपन मिलाते हैं पानी के अंदर, इसका एग्जाम्पल आपको ज्यादा आसानी से आ जाएगा समझ में। तो आप उसको मिलाते जाओ, एक समय बाद चीनी मिलना बंद हो जाती है, तो हम उसे गर्म कर देते हैं और चाशनी बन जाती है। याद करो यार। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं और इसका जवाब आप मुझे कब दोगे, आज ही दोगे कि कल दोगे? कि जब चाशनी ठंडी हो जाती है, जब चाशनी ठंडी हो जाती है तो भाई टेम्परेचर तो गिर गया, इसके बावजूद भी उसके अंदर जो है वो चीनी मिली रहती है। तो ऐसा क्यों होता है? अब तो ठंडी हो गई तो टेम्परेचर गिर गया तो चीनी को बाहर आ जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन सॉल्युबिलिटी इज मोर। रागनी सॉल्युबिलिटी बेटा वाज मोर ऑन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, लेकिन सुबह तक तो चाशनी ठंडी हो जाती है ना बेटा, तब तो पूरी शुगर बाहर आ जानी चाहिए थी ना, फिर तो ये होना चाहिए शुगर अलग पानी अलग। तो क्यों नहीं हुआ? बॉन्ड बन जाएगा। अरे बॉन्ड नहीं बन जाएगा, सॉल्युबिलिटी है, कोई केमिकल बॉन्ड थोड़ी ना बनता है चीनी और पानी के बीच में। कैसी बात कर रहा है? चीनी और पानी के बीच में कोई केमिकल रिएक्शन थोड़ी ना होती है यार। जो बॉन्ड है वो तो वीक बॉन्ड है। सुनो मेरी बात को ध्यान से, मेरी बात, मेरी बात, मेरी बात, मेरी बात, क्लियर है? अच्छा एक बात बताओ, अच्छा एक बताओ, तुम लोगों ने कभी चाशनी देखी अपनी जिंदगी में कि नहीं देखी है? शादियों में बड़ी कढ़ाई के अंदर चाशनी रखी रहती है, देखी है कि नहीं देखी है? शादियों में जो ग्रामीण क्षेत्र से लोग होंगे उन्हें सबको पता होगा कि शादियों में बड़ी सी कढ़ाई होती है और उस कढ़ाई के अंदर चाशनी रखी होती है। अच्छा उसके साइड पे देखना तुम लोग, उसके साइड पे व्हाइट 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 कलर की चाशनी जमी हुई होती है। बोलो जमी होती है कि नहीं जमी होती? जमी होती है ना। कई बार सुबह की चाय उसी से बना लेते लोग, शादियों में ऐसे ही करते हैं आप, सुबह की चाय में वही वाली चाशनी डाल देते हैं। इसलिए आप देखना उनकी चाय में थोड़ा थोड़ा तेल तेल टाइप का आपको लगेगा। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ ना बोलना पड़ेगा। जल्दी बोलो भाई, क्लियर रहती बात? अरे स्क्रीन अब वापस आ गई था, टेंशन काहे लेते इतनी जल्दी? क्लियर है? अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनो। पता है क्यों ऐसा होता है? पता है क्यों होता है? क्योंकि जब ठंडी होती है ना चाशनी, जब ठंडी होती है ना चाशनी, वो आपका वर्ड क्रिस्टलाइजेशन सही है, लेकिन आपने समझाया कुछ नहीं। हो सकता है आप ये कहना चाहते हो लेकिन टाइप नहीं कर पाए। बेटा रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो होता है ना, वो कम होता है एज कंपेयर टू रेट ऑफ कूलिंग। तो ठंडा जल्दी होता है लेकिन क्रिस्टलाइज धीरे धीरे होता है। तुम्हें कुछ समझ नहीं आया? आया? आ गया सबको समझ में? रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो होता है, मतलब वापस से चीनी बनने के लिए क्रिस्टल्स बनने पड़ेंगे ना, तो रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन स्लो होता है, लेकिन ठंडे होने की दर ज्यादा होती है। तो ठंडा हो जाता है लेकिन वो पीछे रह जाता है क्रिस्टलाइज होने में। समझ रहे हो आप मेरी बात को? इसलिए वो चाशनी में आपको चीनी मिलती है, तब तक आप खा लो पी लो। अब क्लियर है बेटा इतनी बात? आई सपोज दैट मैं अपनी बात तुम लोगों को समझा पाया, सब लोगों को बात समझ में आ गई होगी। वेरी नाइस, वेरी गुड। नाउ लेट्स मूव ऑन एंड सी समथिंग मोर। अब मैं आपको एक चीज और पढ़ाता हूं जिसको बोलते हैं एडिशन ऑफ इनर्ट गैसेस। एडिशन ऑफ इनर्ट गैसेस, इसमें क्या होता है? ध्यान देना सभी लोग, एडिशन ऑफ इनर्ट गैसेस, ध्यान देना सभी लोग। इसमें क्या होगा? इफ वॉल्यूम was kept constant, if volume was kept constant, यानी वॉल्यूम कांस्टेंट। ठीक है बेटा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नो इफेक्ट। if volume was kept constant,
तो मैंने लिख दिया नो इफेक्ट। क्लियर है बेटा? अच्छा, इफ प्रेशर वाज केप्ट कांस्टेंट, if pressure was kept constant, reaction moves in that direction where number of moles are more, where number of moles are more, जहां पर number of moles क्या हो, ज्यादा हो, where number of moles are more, रिएक्शन उस दिशा में जाएगी जहां नंबर ऑफ मोल्स क्या हो, ज्यादा हो। ठीक, ये दोनों सेंटेंस सबसे पहले याद कर लो आप, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। पहले सेंटेंस याद कर लो, यदि इनर्ट गैस ऐड की गई और वॉल्यूम कांस्टेंट था वेसल का तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। यदि प्रेशर कांस्टेंट था तो रिएक्शन उस दिशा में जाएगी जहां नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे। सबसे पहले याद हो गया कि नहीं हो गया? क्वेश्चन इस पे डायरेक्ट आएगा, फिर कंसेप्ट भी समझा रहा हूं, आप टेंशन मत। ठीक 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 ठीक, ओके डन। सुनना बेटा, बहुत ही अच्छी कहानी है। ये एक वेसल है, इसके अंदर रिएक्शन चल रही है। मान, क्या रिएक्शन चल रही है? H2 जो है वो रिएक्ट करता है N2 के साथ, या PCl3 Cl2 रिएक्ट करके PCl5 बनाते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। और इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश था, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश था, उस वक्त एक इनर्ट गैस को यहां पर ऐड किया गया। तो क्या फर्क पड़ेगा यदि वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा? मेरी बात को ध्यान से सुनना, मेरी बात को बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना है, कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। देखो, मान लो ये वैसे है, प्रैक्टिकली फील आ जाएगी बेटा, है ना, प्रैक्टिकली फील आ जाएगी। जिस समय इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश रहा होगा, कुछ प्रेशर PCl3 लगा रहा होगा, कुछ प्रेशर Cl2 लगा रहा होगा, और कुछ प्रेशर PCl5 लगा रहा होगा। इसको बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3, PPCl3, PCl2, PPCl5, सब गैसेस के रूप में। ये सब अपना अपना कुछ प्रेशर लगा रहे थे। बोलो हाउ? हाँ ना बोलना पड़ेगा बेटा, हाँ ना बोलना पड़ेगा बेटा। क्लियर है? तुमने बाहर से ऐड किया इनर्ट गैस को, लेकिन वॉल्यूम नहीं बदला, इनर्ट गैस को ऐड किया। अच्छा, इनर्ट गैस का मतलब ही ये होता है कि वो मुझसे बात नहीं करती, मैं उससे बात नहीं करता। इनर्ट का मतलब ये होता है ना बेटा, इनर्ट का मतलब नो रिएक्शन, ना वो मुझसे बात करती है ना मैं उससे बात करता हूँ, दैट इज इट। तो उसको क्या बोलेंगे? इनर्ट गैस। समझ रहे हो आप मेरी बात? इनर्ट गैस। अब सोचो, जब इनर्ट गैस आई तो उसने ना PCl2 से बात करी, ना PCl3 से बात करी, ना PCl5 से बात करी, तो क्या इनर्ट गैस के आने से इनके पार्शियल प्रेशर पे कोई बदलाव होगा? हाँ ना बोलना पड़ेगा। नहीं, स्पेशली तब जब वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर सेम रहा। बेटा बेटा बेटा, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर सेम रहा। यदि वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर बदल जाता तो पार्शियल प्रेशर चेंज हो जाता, क्योंकि फोर्स पर यूनिट एरिया इज प्रेशर। तो पर यूनिट एरिया तो उतना ही रहा, क्योंकि वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहा, और इनर्ट गैस ने कोई बातचीत नहीं करी, तो इसका मतलब पार्शियल प्रेशर विल रिमेन द सेम। हाँ ना बोलना पड़ेगा, हाँ ना बोलना पड़ेगा, पार्शियल प्रेशर रिमेन्स द सेम। और यू नो दैट कि Kp बराबर क्या होगा? Kp बराबर होगा, रिएक्शन है P PCl5 की पावर 1 अपॉन PCl2 की पावर 8 P PCl3 की पावर 1। ये है, किसी का पार्शियल प्रेशर बदला नहीं, Kp की वैल्यू वो की वही रही, ना रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी ना बैकवर्ड जाएगी, क्योंकि किसी का एक्टिव मास तो चेंज ही नहीं हुआ ना, पार्शियल प्रेशर तो किसी का बदला ही नहीं। नहीं ना, तो उससे कंडीशन दी ना, इफ द वॉल्यूम वाज केप्ट कांस्टेंट केफिया, उसने बोला है ना द वॉल्यूम वाज केप्ट कांस्टेंट, देन कंडीशन देती ना सवाल में, सवाल में लिखा हुआ है इफ इनर्ट गैसेस वाज एडेड एंड द वॉल्यूम वाज केप्ट कांस्टेंट। ऐसे कंटेनर में ले ले बेटा जो कि किसी गैस के मिलाने से तूने लोहे का कंटेनर ले लिया, तो वो वॉल्यूम थोड़ी ना बदल जाएगा लोहे के कंटेनर का। बोलो 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 बोलो, आगे बात समझ में? सो वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर वाज केप्ट कांस्टेंट, नो इफेक्ट विल बी देयर। अच्छा, ना Kp बदलेगा ना Kc बदलेगा,
ना रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी ना बैकवर्ड जाएगी, क्योंकि किसी का एक्टिव मास तो बदला ही नहीं, किसी का एक्टिव मास तो बदला ही नहीं। रागनी, इस क्वेश्चन की जरूरत नहीं थी बेटा। जब एग्जामिनर बोल रहा है वॉल्यूम इज कांस्टेंट, प्लीज डू नॉट सजेस्ट दैट कि वॉल्यूम गुब्बारा लेने पर बदल जाएगा। व्हाई डू यू वांट टू टेक द गुब्बारा व्हेन द एग्जामिनर सेज दैट द वॉल्यूम वाज कांस्टेंट? भाई, सवाल पूछने के लिए सिर्फ सवाल थोड़ी ना पूछना चाहिए, दिमाग तो लगाओ। एग्जामिनर कंडीशन दिया है भाई, उसको सवाल नहीं कर सकते हो क्या? एग्जाम में बैठ के इंकलाब जिंदाबाद करोगे वहां पे? अबे तूने ये कंडीशन कैसे दी? आई डोंट एग्री विद दिस कंडीशन। उसने जो कंडीशन दिया उसी के अंडर आपको आंसर देना पड़ेगा। उसने बोला वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब, वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, ना कोई बहस ना दलील, जीतेंगे आरिफ हकीम। बोलो। अरे हमारे भोपाल के विधायक थे यार, वहां पे ये हम लोग नारा लगाते थे जीएमसी में, ना कोई बहस न दलील, जीतेंगे आरिफ हकीम। ऐसे बड़े बड़े जो हैं वो मुहावरे हुए हैं इस देश में। समझ रहे हो बात? क्लियर इतनी बात? एक बार मायावती की पार्टी ने मुहावरा दिया बहुत बढ़िया। सापा की सरकार थी और वहां गुंडागर्दी चरम सीमा पे थी उत्तर प्रदेश में, तो उन्होंने एक नारा दिया, चढ़ गुंडन की छाती पे मोहर लगाओ हाथी पे। बोले यार, हाँ मैं जीएमसी भोपाल में था बेटा। तो उन्होंने कहा चढ़ गुंडन की छाती पे मोहर लगाओ हाथी पर। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर नारा फेमस हो गया भाई, और लोगों ने भर भर के वोट दिया बहन जी को। वो बात अलग है कि बहन जी काम इतना अच्छा नहीं की, तो उसके बाद लोगों ने वोट छीन लिया। आई सपोज यू अंडरस्टैंड दिस। क्लियर है बेटा? क्लियर? हाँ, फिर हर हर मोदी, घर घर मोदी, फिर वो आ गए। अब अगली बार कोई और आ जाएगा, ठीक है बेटा? राहुल गांधी पे भी कोई ना कोई नारा बन ही जाएगा। खैर, हम तो जनता है, हमें तो सब कुछ झेलना है। चलो खैर, ये कंसेप्ट आ गया आप लोगों को समझ में बेटा? क्लियर है बेटा इतनी बात? अरे बोलो बेटा, सबको आ गया समझ में? अब सुनो, अब दूसरी कंडीशन भाई। दूसरी कंडीशन क्या कहती है? अच्छा, यहां पर पी टोटल बदलेगा कि नहीं बदलेगा? मेरे भाई, मेरे भाई बताओ ना, यहाँ पे पी टोटल बदलेगा कि नहीं बदलेगा? किसी बच्चे ने डाउट पूछा, सर जीएमसी क्या है? जीएमसी का मतलब है गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल। जीएमसी का मतलब है गांधी मेडिकल कॉलेज, ठीक है? चलो, पी टोटल बदलेगा कि नहीं बदलेगा? अबे पी टोटल तो बदलेगा ना, इनका पार्शियल प्रेशर बदला नहीं, लेकिन इनर्ट गैस तो अंदर आई ना। तो वॉल्यूम कांस्टेंट था लेकिन पी टोटल तो बदला। लेकिन तुम्हें फील आ गई कि नहीं आ गई कि रिएक्शन ना आगे जाएगी ना पीछे जाएगी, क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑफ पार्टिसिपेटिंग गैसेस नहीं बदला। पार्शियल प्रेशर ऑफ पार्टिसिपेटिंग गैस नहीं बदला, पी टोटल तो बदला है, उससे मतलब नहीं है। मतलब है पार्शियल प्रेशर ऑफ पार्टिसिपेटिंग गैसेस। अरे भैया, जो लोग खेल खेल रहे थे उनकी ताकत अभी भी उतनी ही है, तो किसी इनर्ट के आने जाने से क्या होता है? तुम रिएक्शन करोगे कि नहीं करोगे, ये तुम्हारी ताकत पे डिपेंड करता है। तुमने एनर्जी ड्रिंक पिया नहीं है, तुम भागोगे नहीं। कोई इनर्ट यदि आगे बगल में बैठ जाए तो उससे क्या फर्क पड़ता है? सही है कि नहीं है? ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। तो तुम्हें ये बात समझ में आई कि यदि इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ गैस बदलता तो फर्क पड़ता, लेकिन वो तो बदला नहीं, वो तो सेम ही है। अगली कंडीशन, पहले तो रट्टा मार ही लिया हुआ तुम लोग ना। अब अगली कंडीशन, इफ द प्रेशर वाज केप्ट कांस्टेंट तो क्या होगा? इनर्ट गैस को आपने ऐड किया, प्रेशर वाज केप्ट कांस्टेंट, इतना ही मिटाता हूं बस। कौन पूरा मिटा है? इफ प्रेशर वाज केप्ट कांस्टेंट, है ना? इस प्रेशर वाज केप्ट कांस्टेंट का मतलब पी टोटल वाज केप्ट कांस्टेंट। वॉल्यूम वाज केप्ट कांस्टेंट का मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ द वेसल वाज केप्ट कांस्टेंट। तो यहां पर वो जब बोल रहा है प्रेशर वाज केप्ट कांस्टेंट का मतलब पी टोटल वाज केप्ट कांस्टेंट। अरे बोलो ना बेटा, पी टोटल वाज केप्ट कांस्टेंट। पी टोटल को क्या किया गया? कांस्टेंट रखा गया। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनो। अच्छा, इनर्ट गैस के आने के बावजूद भी पी टोटल कांस्टेंट हुआ, तो क्या गुब्बारा फूला? तो क्या गुब्बारा फूला? तभी ना प्रेशर कांस्टेंट रहा, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया। बाहर से गैस मिलाई लेकिन प्रेशर नहीं बदला, बाहर से गैस मिलाने के बावजूद भी पी टोटल नहीं बदला। ये तो तभी हो सकता है। यार तुम लोग कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना? पहले मैंने क्या बोला था? क्या कौन सा प्रेशर नहीं बदला था? इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ द गैसेस नहीं बदला था। अब मैं क्या बोल रहा हूं? टोटल प्रेशर जो है
टोटल प्रेशर जो है, जब आप बाहर से गैस अंदर मिलाओगे तो टोटल प्रेशर तो इधर बदला था ना बेटा, टोटल प्रेशर तो इधर बदला था, लेकिन इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ द गैस नहीं बदला था। पर अब आपने कंडीशन ये बोली है कि बाहर से गैस मिलाई, बाहर से गैस मिलाई, लेकिन जो टोटल प्रेशर है वो चेंज नहीं हुआ। ये तो तभी हो सकता है कि टोटल प्रेशर चेंज ना हो जबकि वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर बड़ा हो गया हो। अब यदि वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर बड़ा हुआ तो बताओ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस पे क्या फर्क पड़ेगा? डिक्रीज हो जाएगी, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस डिक्रीज हो जाएगी। बोलो बेटा, बोलो बेटा, बोलो बेटा। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस यदि डिक्रीज हो गया तो केपी बराबर क्या है बेटा? केपी बराबर यहां पर है पी PCl5 अपॉन P PCl3 P Cl2। करेक्ट है। अब समझना आप मेरी बात को ध्यान से, अब आप मेरी बात को बहुत ज्यादा ध्यान से समझना। यहां पर क्या हो रहा है कि केपी की जो वैल्यू है, केपी की जो वैल्यू है वो क्या है? केपी बराबर हो जाएगा P PCl5 P PCl3 एंड P Cl2। करेक्ट है। रिएक्शन उस दिशा में ज्यादा जाएगी जिस दिशा में नंबर ऑफ मोल्स क्या है? ज्यादा है। नंबर ऑफ मोल्स क्या है? दिव्यांश क्या पूछ रहे हैं बेटा? पुराने क्वेश्चन कोई अभी भी उसी पे अटके हुए हो क्या? पुराने क्वेश्चन पे टोटल प्रेशर इंक्रीज हुआ तो, अरे टोटल प्रेशर से कोई लेना देना ही नहीं ना बेटा, टोटल प्रेशर से कोई लेना देना ही नहीं ना बेटा। तेरे को मतलब किस बात से? रिएक्टिंग गैसेस के प्रेशर, एक्टिव मास क्या रिप्रेजेंट करता है? रिएक्टिंग गैसेस का प्रेशर। सर टोटल प्रेशर इंक्रीज हुआ तो इंडिविजुअल प्रेशर कैसे इंक्रीज नहीं होगा? ओ अरे मेरे भाई, अरे मेरे भाई, जो टोटल प्रेशर इंक्रीज हुआ वो तो इनर्ट गैस के मिलाने से इंक्रीज हुआ ना, तो इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ द गैस तो उनका उतना ही है जितना पहले था। जिसने भी क्वेश्चन पूछा उसको समझ में आया कि नहीं आया? वो लास्ट वाले सवाल में उसने बोला सर जब टोटल प्रेशर इंक्रीज हुआ तो इंडिविजुअल गैसेस का प्रेशर क्यों नहीं इंक्रीज हुआ? बेटा जो प्रेशर में इंक्रीज हुआ था वो तो इनर्ट गैस के मिलाने से इंक्रीज हुआ ना बच्चे। आ गया? अब आ गया? ठीक है। अभी भी नहीं आया तुमको समझ में? दिव्यांश अभी भी नहीं आया तुमको समझ में? थोड़ा सा तो क्या बात नहीं आई समझ में वो आप डाउट ग्रुप पे डाल देना बेटा, मैं नहीं समझ पा रहा हूं, तुम्हें क्या नहीं आ रहा है समझ। क्योंकि जब टोटल प्रेशर आपने देखा ये और ये वॉल्यूम कांस्टेंट है, इनकी काइनेटिक एनर्जी में कोई फर्क नहीं आया, इनका इंडिविजुअल प्रेशर तो सेम रहा, लेकिन जो नई गैस अंदर आई वो भी तो कुछ टक्कर मारेगी ना कंटेनर की वॉल्स पे, तो उसका प्रेशर ऐड करना पड़ेगा ना। इन तीनों का प्रेशर तो नहीं बदला क्योंकि किसी प्रकार की रिएक्शन नहीं हुई, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ PCl3 Cl2 और PCl5 वही रही जो पहले थी, तो इंडिविजुअल गैसेस का प्रेशर तो उतना ही रहा जितना पहले था। दिव्यांश पाठक जल्दी बोल बेटा। वही रहा। अब तूने बाहर से मिलाई इनर्ट गैस, मान ले हीलियम मिला दी, तो क्या हीलियम अपना टक्कर नहीं मारेगी? और जो हीलियम टक्कर मारेगी तो हीलियम के हिस्से का तो प्रेशर बढ़ेगा ना, तो पी टोटल तो बढ़ जाएगा। चमक गया? चमक गया? पी टोटल बढ़ जाएगा। परंतु रिएक्टिंग गैसेस के प्रेशर में कोई फर्क, रिएक्टिंग गैसेस के प्रेशर में कोई फर्क नहीं पड़ा है। देयरफॉर रिएक्शन ना फॉरवर्ड जाएगी ना बैकवर्ड जाएगी, क्योंकि एक्टिव मास में कोई फर्क ही नहीं पड़ा। एक्टिव मास वो एनर्जी है जो आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, वर्क डन कराती है। जब एक्टिव मास में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, एक्टिव मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गिव्स फ्री एनर्जी। जब एक्टिव मास में कोई परिवर्तन नहीं आया तो ना फॉरवर्ड ना बैकवर्ड, जितने पहले फॉरवर्ड थे उतने ही बने रहेंगे, जितने पहले बैकवर्ड थे उतने ही बने रहेंगे। अब तो आ गया होगा, अब तो आ गया होगा। आया कि नहीं? आया कि नहीं? आ गया ना बेटा? आ गया ना बेटा? अब आप मेरी बात को फिर ध्यान से सुनो, इसको मैथमेटिकली समझना मुश्किल होगा। एक बात बताओ, अब दूसरे केस में देखो, दूसरे केस में क्या हुआ? तुमने इनर्ट गैस डाली, इसके बावजूद भी प्रेशर नहीं बदला। क्यों? क्योंकि कंटेनर का वॉल्यूम बदल गया।
तो कंटेनर का वॉल्यूम कुछ इस तरीके से बदला कि अब बेटा प्रेशर, टोटल प्रेशर नहीं बदला, टोटल प्रेशर नहीं बदला और आपने इनर्ट गैस अंदर डाली, इसका मतलब वॉल्यूम तो बढ़ा ही होगा ना, वॉल्यूम तो बढ़ा ही होगा ना। अब वॉल्यूम यदि बढ़ा, वॉल्यूम यदि बढ़ा तो क्या काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स PCl3 PCl5 Cl2 अभी भी वही है जो पहले थी, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वही है, वो तो नहीं बदली, वो तो सेम है, वो सेम है, लेकिन वॉल्यूम बदल गया है, वॉल्यूम बढ़ गया है। तो क्या फोर्स पर यूनिट एरिया, एरिया के बढ़ने से क्या फोर्स पर यूनिट एरिया कम हो जाएगा? तो क्या इंडिविजुअल गैसेस का प्रेशर कम हो जाएगा? अब जब इंडिविजुअल गैसेस का प्रेशर कम हुआ तो रिएक्टिंग गैसेस का टोटल प्रेशर नीचे गिर गया, रिएक्टिंग गैसेस का टोटल प्रेशर नीचे गिर गया। तुम्हें ये बात समझ में आई कि नहीं आई? एक है टोटल प्रेशर ऑफ ऑल द गैसेस और एक है रिएक्टिंग गैसेस का टोटल प्रेशर। रिएक्टिंग गैसेस कौन कौन से लिख के बताओ, रिएक्टिंग गैसेस कौन कौन से लिख के बताओ? Cl2 PCl3 PCl5, इनका प्रेशर गिर गया। तो जब प्रेशर गिरता है रिएक्टिंग गैसेस का तो रिएक्शन उस दिशा में जाती है जहां नंबर ऑफ मोल्स, बोलो बोलो, ज्यादा होते हैं। Hence the reaction moves in that direction where number of moles are more. I hope so मैं अपनी बात तुमको समझा पाया। मैंने पूरी फील दिलाने की आपको कोशिश की है इसमें, समझ गए आप मेरी बात को? और ये दो सेंटेंस रटा भी सकते थे, समझे बात को? आसान तरीके भी ढूंढ सकते हैं इनको समझाने के, मैथमेटिकल, लेकिन फील के साथ समझना इंपॉर्टेंट है। कष्ट होता है, मेहनत लगती है, लेकिन अल्टीमेटली फील इससे ही आती है। ठीक है, चमक गया सबको? खुश? वेरी नाइस, चलो बहुत बढ़िया। क्या बेटा आवाज ब्रेक हो रही है क्या मेरी आप लोगों को? नहीं हो रही है तो जिसको ब्रेक हो रही है मीटिंग से बाहर जाओ, अंदर आओ, अपने आप जुड़ जाएगी। ठीक है, चलो थोपो इसको फटाफट। इसके बाद अब मैं आपको पढ़ाता हूं एक नया कंसेप्ट जिसको हम बोलते हैं रिएक्शन कोशेंट। तरीके ये भी बचा हुआ है और एक और चीज बची हुई है, वेपर डेंसिटी बची हुई। चलो रिएक्शन कोशेंट पढ़ते हैं। मिटाऊं बेटा, बड़ा काम का है ये रिएक्शन कोशेंट। मिटा रहा हूं, मल्टीपल चैप्टर में लगेगा रिएक्शन कोशेंट। लिख लो रिएक्शन कोशेंट। रिएक्शन कोशेंट, मान लो बेटा, जब तक मैं इसको सुखा रहा हूं तब तक कुछ बोलता हूं, आप ध्यान से सुनो। मान लो कोई गैस, माने मान लो कोई रिवर्सिबल रिएक्शन हो रही है, ठीक है? उसका कुछ प्रोडक्ट की मात्रा है और कुछ रिएक्टेंट भी है वहां पर, ठीक है बेटा? फिलहाल इक्विलिब्रियम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आपने जैसे K की वैल्यू लिखते थे वैसे ही रिएक्शन कोशेंट लिख दिया। अर्थात रिएक्शन कोशेंट हम कब लिखते हैं मैं आपको बता रहा हूं। जैसे K लिखते हैं ना वैसे ही रिएक्शन कोशेंट लिखते हैं। K कैसे लिखते हैं सबको पता है ना? प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट टू द पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट अपॉन प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। बोलो बेटा ऐसे ही लिखते हैं K की वैल्यू को। K की वैल्यू को ऐसे ही लिखते हैं, बिल्कुल ऐसे ही Q को लिखते हैं। तो Q और K में क्या अंतर हुआ? तो Q और K में क्या अंतर हुआ? K में जो भी एक्टिव मास अपन मेंशन करते हैं वो इक्विलिब्रियम पे एक्टिव मास होते हैं। बोलो ना, बोलो ना। K में जो भी वैल्यू मेंशन होती है वो इक्विलिब्रियम वाली होती है। आप याद करो बेटा, A माइनस एक्स एक्स एक्स, तो इक्विलिब्रियम वाली अपन वैल्यू लिखते थे। Q में क्या होता है? कोई भी वैल्यू लिख देते हैं। इक्विलिब्रियम अभी पहुंचा नहीं है, अभी आया नहीं है, उसके पहले की वैल्यू लिख दी। इक्विलिब्रियम निकल चुका है, वो वाली वैल्यू लिख दी। इक्विलिब्रियम आ चुका है, वो वाली वैल्यू लिख दी। तो जिस समय इक्विलिब्रियम आ चुका है वो वाली वैल्यू लिखी तो उस समय रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू K के बराबर हो जाएगी। चमका के नहीं चमका? तुम लोगों को बात समझ में आई कि नहीं है? तो Q किसके लिए लिखते हैं? रिएक्शन कोशेंट किसके लिए लिखते हैं? किसी भी कंडीशन के लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? जैसे K लिखते हैं। तो रिएक्शन कोशेंट, रिएक्शन कोशेंट, ठीक है बेटा? सपोज यू हैव अ रिएक्शन
suppose your reaction Na plus Mb gives me Xc plus Y D, करेक्ट है बेटा। तो Q कैसे लिखूंगा? Q will be equal to C की पावर X D की पावर Y अपॉन A की पावर N और B की पावर M। अब आप पूछोगे सर ये तो K है, अब आप बोलोगे ये तो K है सर, तो ये नई चीज क्या है? तो बेटा K में ये बात होती है कि जो ये कंसंट्रेशन होता है ये इक्विलिब्रियम का कंसंट्रेशन होता है, और यहां पर कंसंट्रेशन किसी भी स्टेज का हो सकता है। वेयर कंसंट्रेशन ऑफ C में भी कंसंट्रेशन ऑफ एनी स्टेज। इक्विलिब्रियम अभी नहीं अटेन हुआ है, इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है पहले ही, उसके आगे बढ़ गए इक्विलिब्रियम के। हालांकि कोई बच्चा ये सवाल जरूर पूछ सकता है कि सर इक्विलिब्रियम के आगे कैसे बढ़ सकते हैं। बात आपकी सही है, यदि आप सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हो तो इक्विलिब्रियम पे जाके रिएक्शन बराबर हो जाएगी, फिर नेट आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन बैकवर्ड डायरेक्शन से भी तो इक्विलिब्रियम आ सकता है ना। याद करो मैं बाहर से O2 मिला देता था, रिएक्शन बैकवर्ड से आती थी, आना बोलना पड़ेगा। रिएक्शन जो बैकवर्ड जाती है, बैकवर्ड जाती है, तो जब बैकवर्ड जाती है तुमने बाहर से O2 मिला दिया तो उस समय प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ा हुआ है, रिएक्शन बैकवर्ड जा रही है। बोलो बात समझ में आ रही तुमने? को समझो बात को। तो हेयर CD कंसंट्रेशन, हेयर concentration of C, concentration of D, concentration of A, concentration of B may be at any stage, may be at any stage। ठीक है ना, इसको मैं और क्लियर करूंगा, आप समझना बेटा। सपोज Q is less than K, Q is less than K। मान लो हमने कोई रिएक्शन के लिए Q लिखा और उसकी Q की वैल्यू आई 5, और एक्सपेरिमेंटली आपको एग्जामिनर ने कॉपी में दिया हुआ है, सवाल में दिया है K की वैल्यू है 7 और आपकी वैल्यू कितनी आ रही है गिवन कंडीशन में? 5। तो इसका मतलब ये है कि अभी और प्रोडक्ट बनना बाकी है। बोलो हाउ? क्योंकि Q में प्रोडक्ट न्यूमरेटर में, तो वैल्यू बड़ी करनी है तो न्यूमरेटर बड़ा करना पड़ेगा, और न्यूमरेटर बड़ा करने के लिए प्रोडक्ट की साइड में जाना पड़ेगा, हाँ ना बोलना पड़ेगा। तो if Q is less than K, if Q is less than K, the reaction moves in forward direction. Reaction will move in forward direction before equilibrium is attained. Before equilibrium is attained. Correct beta? If Q is equal to K, equilibrium is attained. Reaction is at equilibrium. Reaction is at equilibrium. Reaction अभी equilibrium पर है. If Q is greater than K, reaction will move in backward direction. Will move in backward direction. Backward direction. करेक्ट है? जैसे यदि मान लो कोई रिएक्शन है A gives B, करेक्ट है, इसके लिए K उसने दिया है आपको 5, ठीक है, और उसने बोला किसी एक स्टेज पे इसका कंसंट्रेशन 1 है और इसका 2 है, तो बताओ रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी कि बैकवर्ड जाएगी? इक्विलिब्रियम नहीं अभी अटेन हुआ है, बोल रहा है किसी स्टेज पे इसका 1 है इसका 2 है, तो क्या Q की वैल्यू 2/1 आएगी? हाँ ना बोलना पड़ेगा। एकदम सिंपलेस्ट सवाल देखो, बोलो आएगी कि नहीं आएगी? तो ये 2 आया लेकिन होना तो 5 है, मतलब फॉरवर्ड जाएगी। बोलो बेटा जी, बोलो बेटा जी, आया जी, दिमाग में घुसा जी, बस सवाल बेहतरीन ठोपो। बोलो बेटा आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? ये वाला कंसेप्ट बन गया? साइड तो मैं दे रहा हूं, चलो टोपो, सवाल करेंगे और क्लियर हो जाएगा। पर मैं सही बोलूं, मैं आपको सिखाता तो आइडियल बात है, लेकिन कुछ बच्चे नहीं भी सीखते आइडियल बात है। मतलब मेरे को इसका बहुत दुख है। आज की दुनिया में अविश्वास बहुत है, सही बोले, क्योंकि धोखा देने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है।
और जिन्हें धोखा देना रहता है ना, वो क्या करते हैं, पूरे टाइम यही सोचते हैं धोखा कैसे देना है। तो शब्दों को सोचेंगे कि क्या शब्द बोले जो बच्चा इन्फ्लुएंस हो। सवाल आपको खुद करने हैं, उसके बाद मैं मदद करूंगा। मानो मेरी इस बात को, तब तक आप सब्जेक्ट नहीं सीख सकते। यदि आपके घर में कोई भी बुजुर्ग पढ़ा लिखा है तो आप उससे ये बात डिस्कस कर लो कि क्या सवाल सर को बना के मुझे देने चाहिए या मुझे खुद पहले ट्राई करने चाहिए, उसके बाद सर बनना है। यदि कोई सचमुच पढ़ा लिखा है तो उससे पूछो, सर के पढ़ाने के बाद सारे सवाल मुझसे बन गए, ये अच्छा नहीं हो सकता, ये कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। सर के पढ़ाने के बाद 80% सवाल बने और 20% ना बने, फिर मैं खूब सारा दिमाग लगाऊं, 10% और बन जाए, फिर 10% सर के कोशिश करने के बाद बन जाए। ये आइडियलिज्म है। यदि मान लो सर के पढ़ाने के बाद 50% भी सवाल नहीं बने, तो इसका मतलब नोट सभी याद, बोलो ना जी, नहीं है। तो नोट्स याद पहले कर लेने हैं। समझ ल, समझ ल, ये करना है। चलो करो मेहनत बेहतरीन, मैं तो करवाऊंगी, आप टेंशन मत लो। मैं बेटा रात में आपको टाइम देता हूँ, मैं इससे अच्छा अभी आपका सिलेबस थोड़ा डिले करता चलूं, क्लास में ही कराता चलूं, लेकिन उससे आप अपना दिमाग नहीं लगाओगे, बेकार हो जाएगा मामला सब कुछ। मैं चाह रहा हूँ आप दिमाग लगाओ, फिर मैं लगाऊंगा। जैसे किसी बच्चे से कम बनता है सवाल, तो उसको तो इस एक्सरसाइज की और ज्यादा जरूरत है, क्योंकि उसको अपने ब्रेन को अभी एक्सरसाइज देनी पड़ेगी। चलो भाई और बात करें। आज कहाँ तक क्वेश्चन करना मैं आपको बताऊंगा, मॉड्यूल से बताऊंगा बेटा, मेरे को याद नहीं आपके मॉड्यूल में कहाँ तक है, लेकिन आज तो लगभग लगभग हो ही गया है ना। सिर्फ एक वो वाला पोर्शन जो है, नहीं वो भी अब खत्म हो ही जाएगा। टाइम है क्या हमारे पास? हाँ 8 मिनट है ना। हाँ कुछ कुछ हो ही जाएगा। चलो मेरे भाई एक बात समझना। अच्छा क्यू वाला आप क्वेश्चन कर लोगे तुम लोग? क्यू वाला क्वेश्चन, क्यू वाला क्वेश्चन कर लोगे? कल करा दूंगा क्वेश्चन ही क्वेश्चन और थोड़े से, ठीक है ना? कल की क्लास में क्वेश्चन ही क्वेश्चन करा दूंगा और थोड़े से, ठीक है ना? अब एक कंसेप्ट आता है, लेकिन कल तक तुम लोग ट्राई करना भाई यार। एक कंसेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी, ठीक है बेटा वेपर डेंसिटी। एक बात आपको याद होगा, आपने चैप्टर मॉलिक्यूलर वेट बराबर मोल में पढ़ा होगा, 2 into वेपर डेंसिटी होती है, ठीक है बेटा? वेपर डेंसिटी होता है डेंसिटी ऑफ अ गैस एट एसटीपी अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है? याद है तुम लोगों को? डेंसिटी ऑफ अ गैस एट एसटीपी अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना? उससे जब आप कैलकुलेट करोगे पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होता है, याद है सब लोग को? वेपर डेंसिटी बराबर क्या होता है? डेंसिटी ऑफ अ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी। पीवी इक्वल्स टू क्या होता है? एनआरटी। डेंसिटी क्या होता है? एन बाई वी। सो पी बाई आर टी इज इक्वल्स टू क्या होता है? डेंसिटी हो जाएगा। पुट द वैल्यू, वेपर डेंसिटी विल बी इक्वल टू पी, डेंसिटी होगी एन बाई वी, सो दिस इज पी आर टी। अच्छा ये सॉरी एन बाई वी होगा ना, डब्ल्यू बाई एम, डब्ल्यू बाई एम सॉरी, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है डब्ल्यू बाई वी, सो इधर हो जाएगा एम, सो दिस इज पी एम बाई आर टी। डेंसिटी डब्ल्यू बाई वी होता है ना, मैंने बेटा मोल डेंसिटी लिख दिया था, एन बाई वी किया, लेकिन डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है ना, तो वेट बाई वॉल्यूम, और मोल होता है डब्ल्यू बाई एम, एम को इधर लेगा पी एम बाई आर टी। सो वेपर डेंसिटी बराबर हो गया पी एम बाई आर टी। तो पी एम गैस एक ही वेसल में लिया है, तो आर कांस्टेंट, टी कांस्टेंट, पी कांस्टेंट, तो वेपर डेंसिटी बराबर क्या हो जाएगा? वेपर डेंसिटी विल बी इक्वल टू पी एम गैस बाई आर टी इंटू पी एम एच टू बाई आर टी। आर टी ने मारा आर टी को, पी ने मारा पी को,
m गैस इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, क्योंकि mh2 कितना होता है 2 होता है, आना बोलना पड़ेगा यार। ये डेरिवेशन आपने किया था चैप्टर मोल कंसेप्ट में, याद आया सब लोग को? याद आया सब लोग को? मोल कंसेप्ट में डेरिवेशन किया था 2 इंटू वेपर। अरे अथर्व बताया तो था सर ने, पढ़ाया होगा ना, 2 इंटू वेपर डेंसिटी बराबर मॉलिक्यूलर वेट। देखो वेपर डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन ds2, पीवी इज इक्वल टू होता है nRT, n की जगह w बाई m लिखा हुआ है, m इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस, सो pm बाई RT इज इक्वल टू w बाई v विच इज डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी क्या हो जाएगा, pm, सॉरी वेपर डेंसिटी का ये फॉर्मूला नहीं होगा, ये होगा फॉर्मूला किसका, डेंसिटी का। ये फॉर्मूला है किसका, डेंसिटी का। तो वेपर डेंसिटी बराबर डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, सो pm गैस अपॉन RT अपॉन pmh2 अपॉन RT, RT ने मारा RT, P ने मारा P, mh2 2 होता है, इधर 2 ले आओ, m गैस बराबर हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस हो जाएगा 2 इंटू वेपर डेंसिटी। याद आ गया सब लोग को? अच्छा मैं एक बात बोल सकता हूं क्या, कि जैसे जैसे डिसोसिएशन होता है, जैसे जैसे अच्छा डेरिवेशन नहीं किया था, कोई बात नहीं, अभी डेरिवेशन हो गया, ठीक है। सुनो सुनो आप मेरी बात को ध्यान से बेटा, जैसे जैसे डिसोसिएशन होता है, क्या एवरेज मास गिरेगा कि घटेगा, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा बेटा। जैसे आपकी क्लास में ना सारे बच्चे मान लो 60-60 किलो के, ठीक है, दो चार टूट के 30-30 किलो के हो जाए, तो नंबर बढ़ेंगे लेकिन एवरेज मास घटेगा। बोलो यार, अरे आपकी क्लास में सारे बच्चे 60-60 किलो के थे, 3 बच्चे टूट के 30-30 किलो के हो गए, तो नंबर तो बढ़ा, नंबर तो बढ़ा, लेकिन एवरेज मास गिरा। तो एवरेज मास क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर होता है। तो वेपर डेंसिटी भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर हो जाएगी। तो आई विल से दैट वेपर डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n नंबर ऑफ स्पीशीज, ठीक है ना, ठीक है ना। तो n को इधर ले आओ, प्रोपोर्शनलिटी हटा के यहाँ k लगा दो, तो मैं बोल सकता हूं nv इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, where n is number of moles and v is vapor density। आना बोलना पड़ेगा, आना बोलना पड़ेगा, फॉर्मूला भी बता सकता हूँ लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। आप सोचो यदि मान लो PCl5 टूटा PCl3 प्लस Cl2, करेक्ट है बेटा, करेक्ट है बेटा। वो ये बोलेगा कि टूटने के बाद वेपर डेंसिटी कितनी थी, ठीक है ना। कैसे, मैं बता रहा हूँ आपको, आप टेंशन मत लो। PCl5 ब्रेक्स टू PCl3 प्लस Cl2, इनिशियल मोल कितना मान लूं, आना बोलना पड़ेगा, जल्दी बोलो, इनिशियल मोल कितना मान लूं, बोलो 1। कितने मोल गए, कितने मोल गए, x मोल गए, x कितने मोल बने, x कितने मोल बने, x टोटल मोल कितने हो गए, टूटने के बाद टोटल मोल कितने हो गए बताओ, 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स। यदि ये फॉर्मूला अप्लाई करूं तो N1V1 बराबर N2V2, आना बोलना पड़ेगा। N1 कितना था, N1 कितना था 1, शाबाश, क्योंकि इनिशियली अपन ने 1 माना था। वेपर डेंसिटी इनिशियली क्या हो जाएगी, V1 हो जाएगा, इनिशियल वेपर डेंसिटी बराबर N2 कितना है बेटा, N2 कितना है, N2 कितना है, अरे N2 टूटने के बाद 1 प्लस एक्स बराबर V2। तो क्या मैं बोल सकता हूं V2 इज इक्वल टू V1 अपॉन 1 प्लस एक्स, ये आ जाएगा ना, V2 इज इक्वल टू V1 अपॉन 1 प्लस एक्स, वट एवर जो भी आ जाए। ये क्या है, मैंने कोई फॉर्मूला नहीं बताया आपको, मैंने तो ऐसे ही लिख दिया, डेरिवेशन किया उससे बता दो, फॉर्मूला भी बता देंगे आगे चल के, रटने वाला तो टेंशन मत ले। N1 था बेटा, V1 कितना था, V1 था, V1 मतलब इनिशियल वेपर डेंसिटी, N2 कितना है 1 प्लस एक्स है, V2 इधर आ जाएगा, तो V2 बराबर क्या होगा V1 अपॉन 1 प्लस एक्स। आया कि नहीं आया, आना बोलना पड़ेगा यार, आया कि नहीं आया। एक और सवाल करें, एक और सवाल करें, 2-3 मिनट तो होंगे ना हमारे पास, ये टाइम हो गया, कल कराऊंगा इस पे सवाल, ठीक है, कल कराऊंगा इस पे सवाल, और कल बहुत सारे सवाल और भी कराऊंगा। कल तक आप खत्म करो चैप्टर को, जितना हो सकता है उतना खत्म करो,
जितना हो सकता है उतना खत्म कर लो, थोड़ी मेहनत कर लो, ठीक है। बाय बाय, टाटा, सी यू। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, प्लीज पढ़ाई करते रहें, ठीक है ना। सवालों की टेंशन ना लें, लेकिन बेटा पढ़ाई करो, है ना। V2 किसकी वेपर डेंसिटी, फाइनल वेपर डेंसिटी आफ्टर डिसोसिएशन, कल सवाल करेंगे और समझ में आएगा, चिंता मत करो। वेपर डेंसिटी वाला कंसेप्ट कल डिस्कस होगा। और हाँ, PCl5 है, PCl3 और Cl2। अब बाय बाय।